हाल में एक सब इंस्पेक्टर जिम में जाता है और ये बोलता है कि इस जिम के अंदर किसी भी मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और इन अखबारों ने लगातार लव जिहाद करके इस प्रकार से उसकी रिपोर्टिंग की जैसे कि पूरा मुस्लिम समाज ये कर रहा है और सभी हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से बच के रहना चाहिए। कहा था कि यही नफरत जो है शर्मिष्ठा पनोली तक भी पहुंची है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो इनकी विचारधारा है ये नफरत की थोक विक्रेता होती जा रही है। शर्मिष्ठा पनोली इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हैबिचुअल है और जब उसका लीगल मसला फंस गया सबसे पहले इन लोगों ने अपने ट्वीट हटाए और अंत में कलकत्ता में उसके साथ में जो खड़ा हुआ एक मुस्लिम वकील खड़ा हुआ। कर लो बात से 18-20 साल के बच्चों को ये लोग इस प्रकार से प्रोवोक करते हैं और जब वो लोग फंस जाते हैं उनका साथ देने कोई नहीं आता है। भीम आर्मी और दलित राजनीति के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लिटरली गुंडागिर्दी करते रहे। यदि किसी हाई कोर्ट के अंदर आप मनु की मूर्ति लगा सकते हैं तो अम्बेडकर की मूर्ति लगाना कोई गलत तरीका नहीं है। चाह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं आप, वो भी आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों लोग लफंगे हैं। अच्छा, जो कुणाल आप एक बात समझो, फ्रॉम द डे वन सिंस 2014 हमारी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये उनकी सोच के साथ मैच नहीं करता। उनके फ्रंट पेज पे न्यूज है कि देयर इज अ सब्सटेंटिव डिप इन द नंबर्स ऑफ पीपल एनरोल्ड इन इंजीनियरिंग। केवल 7% लोग ऐसे हैं 7 जिनको 100 डेज का रोजगार दिया गया मनरेगा के। मनरेगा की जगह सब जगह जेसीबी मशीन लगा के काम हो रहा है। क्या है कि हम लोग केवल जापान को पछाड़ने में लगे हुए हैं जबकि हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो जापान से अभी 32 गुना कम है। बहुत कम है, बहुत तो कम है। हम अडानी की तुलना पंकज चतुर्वेदी से कर रहे हैं। तो ये हमारी या फिर आसानी से इनको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर्ज नहीं देता तो LIC से दिलवाए, जिससे पता चले कि भारत की जो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल कंपनी है वो अडानी पर ट्रस्ट करती है, ताकि आप भी करें। ये नेहरू जी थे जिन्होंने LIC को एस्टैब्लिश किया था कुणाल। और LIC दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है कुणाल। बैंक और LIC में एक बहुत बड़ा फर्क है। LIC आपको गारंटी देती है कुणाल, अगर लेटर से मेरा बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और कल को बैंक अगर फेल हो जाता है तो मैं बैंक में जाके ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा 10 लाख मुझे वापस करो। बैंक मेरे को नॉमिनल जो एग्रीमेंट पे लिखा होगा, कभी अगर आप बैंक का एग्रीमेंट पढ़ेंगे, नॉमिनल 5,000 या समथिंग वो मुझे रिटर्न करेगा, दैट्स इट। बट अगर मैंने LIC में 10 लाख रुपया लगाया है कुणाल तो LIC मुझे 10 लाख रुपया ही वापस करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे LIC लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। और आज उसी नेहरू की बनाई हुई कंपनी LIC से अडानी को क्या किया जा रहा है, मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, बेल आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान को हम बोलते हैं वो भिखमंगा देश है, उसकी GDP नहीं है, उसका फलाना नहीं है, उसके बावजूद भारत में हर दिन 50 आदमी पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आप एक कंप्लीट तंत्र में देखिए कि क्या भारत में गोपनीय सूचनाएं गली गली ऐसे ही पड़ी घूम रही कि कोई कबाड़ी वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई यूट्यूबर ऐसी गोपनीय सूचना ले लेगा और पाकिस्तान को दे देगा। बताइए, जो आज पाकिस्तान के प्रति इतना जबरदस्त इंक्लेशन आज बांग्लादेश में दिख रहा है, क्या ये एक ही दिन में हो गया कुणाल? भारत एक सेकुलर मुल्क है, वो लेगेसी कहीं ना कहीं कुणाल डेंट हो रही है जब हम अपने ही लोगों के साथ गलत करते हैं। आप सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, कैबिनेट रैंक का आदमी जनरल सोफिया के ऊपर कमेंट कर देता है। तो अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी में तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भाषणबाजी से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो सांप के बिल में होगा तो हम बिल से खींच के मारेंगे। किस किस्म के रिटोरिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मजबूत चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें, उन पर बात ही नहीं हो रही है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारे जो हिमंता शर्मा विश्वास हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे एक चिकन नेक पर यदि बांग्लादेश निगाह डालेगा तो हम उसके 2 चिकन नेक हैं, दोनों पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है भाई, क्या कि हम घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के पीट देंगे, हम हौंक देंगे। हमारा डर इतना बड़ा होना चाहिए। इंदिरा गांधी का डर इतना बड़ा हो गया था कि कोई आसपास की हिम्मत नहीं करता था। हम घुस के मार रहे, हम ये कर रहे। आपके घुस के मारने की कीमत कौन चुकाता है? पुंछ के घुस के मारने की कीमत चुकाता है रजौरी, है ना। आपके घुस के मारने की कीमत होता है चरखी दागदी का गोविंद राम, जो लेबर था, जिसके ऊपर रफाइल गिर गया था तो मर गया था वो। पहलगाम में 300 किलोमीटर दूर बॉर्डर से लोग कैसे घुस के आ गए, इन लोगों ने हत्याकांड किया, तो आज की तारीख तक नहीं पकड़े गए। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे।
और फिर हमारी इंटरनल सिस्टम इतना कमजोर है कि 98 94 छाप टाइप का कोई आदमी जो है, जो कूड़ा बीन रहा है, कबाड़ी बन रहा है, वो सब के पास में देश की गोपनीय जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और अश्विनी शंकर। आप दोनों लोगों का स्वागत है। पंकज जी, एक खबर मैंने देखी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये खबर सही है कि नहीं, क्योंकि किसी भी क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं दिखी है, कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सब इंस्पेक्टर जिम में जाता है और ये बोलता है कि इस जिम के अंदर किसी भी मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए जो जिम करने आए, और स्टाफ तो बहुत दूर की बात, आप स्टाफ तो बिल्कुल भी किसी मुसलमान को हायर नहीं करेंगे। ये खबर सही है पंकज जी? हाँ, ये खबर भोपाल के पीपुल समाचार में छपी है, लेकिन मैं आपको इसमें एक एक्सटेंशन और बताऊं जिसकी राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा नहीं है। जी भोपाल जी। के कुछ जागरूक वकीलों ने, दीपक बुंदेले और लोग हैं, इन लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में रिट लगाई, जिसमें दैनिक भास्कर और नव दुनिया अखबार की सांप्रदायिक रिपोर्टिंग के खिलाफ लिखा गया है। भोपाल में पिछले महीने एक कुछ प्रकरण पकड़े गए थे जिसके अंदर कुछ लड़कियों के यौन शोषण के आरोप थे। लड़कियां जो थी वो हिंदू थी और लड़के मुसलमान थे, तो उसको लव जिहाद के रूप में प्रचारित किया गया और इन अखबारों ने लगातार लव जिहाद करके इस प्रकार से उसकी रिपोर्टिंग की जैसे कि पूरा मुस्लिम समाज ये कर रहा है और सभी हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से बच के रहना चाहिए। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने उस रिट को एक्सेप्ट भी कर लिया है और शायद उसकी न्यूज पिछले हफ्ते हिंदू में थी, इसके अलावा किसी अखबार ने उसकी न्यूज नहीं थी। अश्विनी, अगर तुम्हारे सामने खबर गई हो, शर्मिष्ठा पनोली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें क्या है कि इन्होंने, हाँ, गुड़गांव से, इन्होंने बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल किया था अपने एक पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट, जो बंगाली मोहम्मद के खिलाफ उसने बोला और पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला, लेकिन अलग अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें बहुत। तो मैं ये सोच रहा था कि यही नफरत जो है शर्मिष्ठा पनोली तक भी पहुंची है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो इनकी विचारधारा है, ये नफरत की थोक विक्रेता होती जा रही है। भाई आप देखिए, अगर ये चीजें सब इंस्पेक्टर तक पहुंच गई हैं कि सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जिम में जाकर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप जिम में किसी मुसलमान को नहीं लेंगे, किसी मुसलमान को हायर नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत काफी गंभीर बात है। मैं इस शर्मिष्ठा की खबर का एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ जी, जो कितनी अखबारों में नहीं छपा। शर्मिष्ठा पनोली इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हैबिचुअल है। जब उसने हजरत मोहम्मद के खिलाफ इस प्रकार का वीडियो बनाया तो उसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के इन्फ्लुएंस पे रहने वाले बहुत सारे लोग, जिसमें चंदन नाम का व्यक्ति, एक झाजी नाम के वकील साहब हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, इन सब लोगों ने शेयर किया। और जब उसका लीगल मसला फंस गया तो सबसे पहले इन लोगों ने अपने ट्वीट हटाए और कम से कम 3 ऐसे वकील हैं जो स्वयं हिंदू राष्ट्र बनाने को घूमते हैं। उन लोगों ने उस लड़की के पिता से इस केस लड़ने के लिए 17 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक नगद मांगे और अंत में कलकत्ता में उसके साथ में जो खड़ा हुआ एक मुस्लिम वकील खड़ा हुआ, कर लो बात सर, नजीमुद्दीन जी खड़े हुए। ये हकीकत है कि 18-20 साल के बच्चों को ये लोग इस प्रकार से प्रोवोक करते हैं और जब वो लोग फंस जाते हैं तो उनका साथ देने कोई नहीं आता है। और कुणाल, मैं चाहूंगा आप इस खबर पर भी सर के साथ डिस्कशन हम चाहेंगे। पंकज जी इस पे बहुत अच्छा बता पाएंगे। जो ग्वालियर में जो चल रहा है आजकल, एक बवाल चल रहा है ग्वालियर में, ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स हैं वो अपोज कर रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टैच्यू इन दी हाई कोर्ट्स ऑफ ग्वालियर, क्योंकि पंकज जी का बहुत कार्य क्षेत्र रहा है बेसिकली वो। उस खबर में यह है कि भीम आर्मी शरीक के जो लोग हैं, देखो एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, चंबल क्षेत्र जो है वो दलित राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। वहां पे बहुजन समाज पार्टी पावर के साथ में चुनाव जीतती रही है और लड़ती रही है। लेकिन ये भी बात तय है कि वहां पर भीम आर्मी और दलित राजनीति के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लिटरली गुंडागिर्दी करते रहे। ठीक है, यदि किसी हाई कोर्ट के अंदर आप मनु की मूर्ति लगा सकते हैं तो अम्बेडकर की मूर्ति लगाना कोई गलत तरीका नहीं है। लेकिन उस मामले में जिस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, मारा पीटियां होते ही हैं, वह 2 गुंडों के गिरोह की है।
उसमें न तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी से किसी को मतलब है, न संविधान से किसी को मतलब है। ठीक है, वो जो मसला है, मुझे लगता है कि उसको लीगल वे से लड़ना चाहिए था। उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके कोई भी प्रेमिसेस ऐसा नहीं होता है कि हम जाके मूर्ति लगा दें। ठीक है, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, उनका भी बाबा साहब के मूल्यों से कोई वास्ता नहीं है। जब जब कभी आरक्षण या आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के पक्ष में देश में आंदोलन हुए, सबसे ज्यादा हिंसा ग्वालियर मुरैना इलाके में ही हुई है ना? तो ये इसका कारण है कि ये जो हिंसा, ये लोगों के इनका विचारधारा से कोई वास्ता नहीं है, इनका एक आदर्श व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है। ये विशुद्ध, मेरी निगाह में इनमें को लफंट ही कहूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो स्पष्ट आपको बिल्कुल। एक खबर और मूर्ति लगना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जी एक जो आधिकारिक तरीका है, उसकी बकायदा परमिशन ली जाए। हाई कोर्ट का प्रेमिसेस चीफ जस्टिस के अंडर में होता है, उनको आप सूचित करिए और लगाइए, है ना? बिल्कुल मैं किसी चौराहे पे मूर्ति खड़ा कर दूं, फिर उसको हटाई जाए, इतने बड़े महान लोगों का असम्मान हो, उससे क्या फायदा है? बिल्कुल, ये तो लगाने हम वालों को भी मोटरसाइकिल, ध्यान देना चाहिए था। प्रॉपर परमिशन होती तो बेहतर रहता। लेकिन मुझे लगता है अश्विनी कहना चाह रहे हैं कि अगर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं आप, वो भी आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, तो ये बात ठीक नहीं है। राइट अश्विनी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों लोग लफंगे हैं। अच्छा। जो विरोध करने वाले हैं, उन एक बार पिछले एक 10 दिन पहले वहां मारापीटी हो चुकी है। जो लोग मूर्ति लगाने का पक्ष लेके आए थे, उनको कुछ वकील शर्मा मिश्रा शुक्ला पांडेसरी के लोगों ने पीटा था। ये सब बिल्कुल झंझट हो चुका है वहां पर। और ये वो ग्वालियर है जहां पर अभी हम भिंड के पिटे हुए पत्रकारों के लिए वकील तलाश रहे थे, वकील नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से 2 वकील मिले, मिल गए फाइनली। जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल, अरे फाइनली, अभी तो वो प्रीवियसली है, अभी देखते हैं कि कोर्ट में जाके क्या होता है। फिलहाल तो आज हम्म। इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट में ही डाल रहे हैं, तो सुप्रीम अच्छा, कोर्ट से इसमें इम्यूनिटी लेना हो, आप इन्वॉल्व हैं? तो रहना तो पड़ता ही थोड़ा बहुत तो यार। ओके, क्योंकि दिल्ली प्रेस क्लब उस मामले को देख रही है, तो उसके अंदर अच्छा, प्रेस क्लब को ठीक देख रही है। ठीक है। अश्विनी, एक खबर और है, ये मनरेगा से जुड़ी हुई है, मनरेगा में घोटाले से जुड़ी हुई है। गुजरात के एक मंत्री हैं इस समय, बच्चू भाई खाबड़, उनका लड़का बलवंत खाबड़, वो अभी 3 दिन पहले ही उसको जमानत मिली है 71 करोड़ रुपए के घोटाले की, जो मनरेगा से संबंधित था। 3 दिन पहले उसको जमानत मिली। अब 3 दिन बाद फिर से वो गिरफ्तार हो गया है, और अब वो 7.5 करोड़ रुपए के लगभग मनरेगा घोटाले में फिर से गिरफ्तार हुआ है। आपको याद होगा कि 2015 की बात है, भारत के प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे और बोलते हैं कि मैं मनरेगा बंद नहीं करूंगा, मैं इसे चालू रखूंगा। और वो ये बताना चाह रहे थे कि मनरेगा किस तरीके से कांग्रेस की नीतियों की असफलता का स्मारक है, मैं इस बात को साबित करूंगा। आप देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे सपोर्ट करता था इस योजना को। उसने बताया कि किस तरीके से इसने भारत में गरीबी को कम करने में मदद की, ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ और कहना चाह रहे थे। जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे वही उनके मंत्री, उनके गृह राज्य के मंत्री और उनके लड़के वही सब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ही चल रहा है उसमें। कुणाल, आप एक बात समझो, फ्रॉम द डे वन सिंस 2014 हमारी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये उनकी उनकी सोच के साथ मैच नहीं करता। समझ रहे हैं आप बात को? अगर इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि मैं एमजी नरेगा बंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि एमजी नरेगा जो है, इट इज द एपिटोम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक मिस्टेक्स कमिटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। और अगर आज आपकी न्यूज देखेंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, इन्होंने आज इनके फ्रंट पेज पे न्यूज है कि देयर इज अ सब्सटेंटिव डिप इन द नंबर्स ऑफ पीपल एनरोल्ड इन एमजी नरेगा। जबकि होना क्या चाहिए था कुणाल, एमजी नरेगा का जो एम्बिट था उसको बढ़ाना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा लोग एमजी नरेगा से जुड़े, एमजी नरेगा को हम अर्बन एरियाज में भी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि अर्बन तो एरियाज आप कह रहे हैं आज एक कि आज जो अखबारों में खबर है उसके हिसाब से ये है कि जो पार्टिसिपेशन है वो एमजी नरेगा में कम हुआ है। राइट? कम यही तो हुआ कह है। रहे हैं। राइट ठीक राइट बात, राइट। पंकज जी। नरेगा स्कीम को लेकर असल में यदि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें, तो शुरुआत में तो कहा गया कि मनरेगा स्कीम ही बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके बाद में हुआ ये कि मनरेगा का लगातार बजट नहीं बढ़ाया गया। अभी बिल्कुल। एक रिपोर्ट थी कि देश में केवल 7% लोग ऐसे हैं, 7, हम्म जिनको 100 डेज का रोजगार दिया गया मनरेगा के तहत। हम्म ठीक है,
और यदि अभी इंटरनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे बुंदेलखंड में अभी अ, तालाब वगैरह की गहरीकरण के काम चल रहे थे, वहां पे मनरेगा की जगह सब जगह जेसीबी मशीन लगा के काम हो रहा है, और उसके ओह, अंदर फर्जी मस्टर भरे जा रहे हैं, या क्या हो रहा है हम्म, कह नहीं सकते। देखिए, मनरेगा एक वो स्कीम थी जिसके कारण जब सन 2010 वाला रिसेशन आया था, तब भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बायर बचे हुए थे, जो बिस्कुट, हम्म, चाय, कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे, वो केवल इसलिए क्योंकि पैसा जो था विलेज लेवल तक जा रहा है। ठीक है। और इसी वजह से आपको अभी तो याद हम होगा पंकज जी, आपको याद होगा इसी वजह से जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, रूरल इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया था, फूड कंजम्पशन ज्यादा हुआ था तक, बिकॉज लोगों की फूड जेब में कंजम्पशन पैसा जा रहा था कुणाल। उस पैसा पैसा था से वो ना। क्या कर रहे थे, किराने की दुकान पे जाके किसी ने एक बिस्कुट का पैकेट खरीद लिया, किसी ने चावल के साथ दाल भी ले ली, दाल के साथ आलू भी ले लिए, वो पैसा लोगों की जेब में जा रहा था, वो अब बंद हो रहा है कुणाल। बिल्कुल सही बात है जी। जी पंकज क्योंकि जी। अब क्या है कि हम लोग केवल जापान को पछाड़ने में लगे हुए हैं, जबकि हमारी पर पर्सन पर कैपिटा जो इनकम है, वो जापान से अभी 32 गुना कम है। बहुत कम है, तो बहुत कम है। हम अडानी की तुलना पंकज चतुर्वेदी से कर रहे हैं, तो ये हमारी उस उस विशेष प्रजाति का प्रभाव है जो 2014 के बाद में पैदा हुई थी। फिर रिपीट करूंगा, हम्म, 2014 के बाद में से तक तो हमने इस देश में अपनी योग्यता पे गर्व करने वाले करोड़ों लोग देखे थे, लेकिन अपनी मूर्खता पे गर्व करने वाली एक विशिष्ट प्रजाति 2014 के बाद पैदा हुई। नई तो वही खोज है। प्रजाति अभी जापान से आगे आने पे, जर्मनी को पीछे छोड़ने पर खुश हो रही है। उसका ध्यान भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता में नहीं है, उसका ध्यान पर कैपिटा इनकम में नहीं है, उसका टोटल इनकम में है। और टोटल इनकम में जो मुख्य हिस्सेदार हैं वो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं। इससे संबंधित एक कुणाल, खबर अब है वही श्री। वाली बात है, अभी मैंने यही बात बोली थी कि ये इनका पूरा फोकस नॉमिनल जीडी पर है, पर कैपिटा बिल्कुल जीडीपी बिल्कुल इनकम पे फोकस नहीं है इनका। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा था आपने। अडानी की एक खबर है शनि, अगर आपने देखा हो कि अडानी पोर्ट्स ने जो है वो 5,000 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी किए थे। नॉन कन और ये इन इन एनसीडीज को पूरा का पूरा इन एनसीडीज को एलआईसी ने खरीद लिया। एक तरीके से देखा जाए तो अडानी साहब बैंकों से कर्जा लेने से बचे और एलआईसी से कर्जा लिया, वो भी लॉन्ग एलआईसी से टर्म। हमने लिया, लॉन्ग टर्म ले लिया हमने। लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म और में। सस्ता कर्जा लिया। ये तब है। अब आप सोचिए एलआईसी ऐसी कंपनी पर इन्वेस्ट क्यों करेगी। लोग कह सकते हैं कि अडानी बहुत क्रेडिबल कंपनी है, पर ये गलत है। अगर कुछ महीनों पहले की बात देखें तो एस&पी और मूडीज ने अडानी समूह की 7 कंपनियों की जो रेटिंग है वो स्टेबल से निगेटिव कर दी थी। और मित्र डोनाल्ड के साथ प्रधानमंत्री जी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, और ऊपर से मुकदमा अलग वहां चल रहा है इनके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि इनको कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था या फिर आसानी से इनको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर्ज नहीं देता, तो एलआईसी से दिलवाए, जिससे पता चले कि भारत की जो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल कंपनी है वो अडानी पर ट्रस्ट करती है, ताकि आप भी एग्जैक्टली। अब करिए। आप सोच के देखिए कुणाल, इस पूरी घटना को आप समझिए। अभी ये सवाल पूछना चाहिए, मैं वापस नेहरू जी के पास चला जाऊंगा। ये नेहरू हम्म, जी थे जिन्होंने एलआईसी को स्टैब्लिश किया था कुणाल। और हम्म, एलआईसी दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है कुणाल। और बिल्कुल। एलआईसी, ये मैं बताना चाहूंगा, मेरे जो आम लोग सुन रहे हैं इस बात को, बैंक और एलआईसी में एक बहुत बड़ा फर्क है। एलआईसी आपको गारंटी देती है कुणाल, अगर लेटर से मेरा बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और कल को बैंक अगर फेल हो जाता है, तो मैं बैंक में जाके ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा 10 लाख मुझे वापस करो। बैंक मेरे को नॉमिनल जो एग्रीमेंट पे लिखा होगा, कभी अगर आप बैंक का एग्रीमेंट पढ़ेंगे, नॉमिनल 5,000 या समथिंग वो मुझे रिटर्न करेगा, दैट्स इट। बट अगर मैंने एलआईसी में 10 लाख रुपया लगाया है कुणाल, तो एलआईसी मुझे 10 लाख रुपया ही वापस करेगा, इररिस्पेक्टिव वादा ऑफ करता है। चाहे एलआईसी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। तो एलआईसी की जो, आपको याद होगा कुणाल, ये नेहरू ही थे जिन्होंने एलआईसी को बनाया था। और आज उसी हम्म, नेहरू की बनाई हुई कंपनी एलआईसी से अडानी को क्या किया जा रहा है, मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, बेल आउट किया जा रहा है। क्या किया जा बेल रहा है आउट। कुणाल? बेल आउट किया बेल जा आउट। रहा है उसी नेहरू साहब की एलआईसी की कंपनी को बनाकर। और आपको याद होगा, एक और मुद्दा मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, जब ये एलआईसी को प्राइवेटाइज करने वाले थे कुणाल, बिकॉज हम्म, एलआईसी का पूरे उसका वर्ल्ड विवाद में भी हुआ जितनी था। भी हाँ, पूरी इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसका, एलआईसी का कुणाल यार। एलआईसी और का। उसी एलआईसी को से बेल आउट कर रहे हैं अडानी को, सोचो आप। बिल्कुल सही बात है। और ये आपने बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया। ये अडानी को असल में बेल आउट ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी गिर रही है उनकी कंपनीज की,
और जिस तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध शेप ले रहे हैं उससे उनके लिए काफी मुश्किल होने वाली थी। पंकज जी, एक और खबर है, ये शेख हसीना वाली है। इस पर ध्यान देना जरूरी है, ऑल्दो ये हर अखबार के फ्रंट में छपी है कि जो वहां का बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है, इन्होंने अब ऑफिशियली इनके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ सामूहिक हत्या का मामला, हाँ, सामूहिक हत्या का मामले के लिए आदेश दे दिया है और वारंट भी जारी कर दिया है इनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि भारत के लिए मुश्किल होगी क्योंकि शेख हसीना यहीं पर हैं और बांग्लादेश जिस तरीके से चाइना के संपर्क में जा रहा है, जिस तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, भारत में जबरदस्ती माइग्रेंट्स को यहाँ से भेजा जा रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें भारत के लिए कुछ मुश्किल होगी? हो सकता है। अभी हेमंता विश्वास ने बहुत सारे लोगों को नो मेंस लैंड में धूप में खुला छोड़ दिया था। कई लोग वहां हम्म जान से मरते मरते नो मेंस लैंड में खुला छोड़ दिया। हो सकता है हम किसी दिन शेख हसीना को भी वहीं छोड़ के आ जाए। हमारी क्रेडिबिलिटी बची क्या है? हमारी इज्जत बची क्या है? आप एक चीज बताइए, हम हमारी रॉ और डिप्लोमेटिक एजेंसीज क्या कर रही हैं? यदि बांग्लादेश में पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तान तंत्र विकसित हो चुका है, वहां पे आईएसआई सीधे इंटरफेयर कर रही है, वहां पे शेख मुजीबुर रहमान के चित्र को वहां की करेंसी से हटाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर पाकिस्तान डोमिनेटिंग तंत्र पूरा विकसित हो चुका है। यदि वहां ये सब हो और रहा वो भी था सर हमारी तो नाक के हमारा, नीचे, हमारी नाक के नीचे सारा काम हुआ है ये। और वो नाक के नीचे, पैर के नीचे, गले के नीचे, कुछ भी मान लो, हमारे जो सभी हमारे पड़ोसी देश है, साउथ एशिया के सारे कंट्रीज हैं, उसके अंदर हम्म बांग्लादेश हमारे लिए दो तरीके से वो ताकतवर था। हमारे लिए एक अच्छा मार्केट था और उनके लिए हम एक अच्छा मार्केट थे। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बांग्लादेश शील्ड था। लेकिन हमने वहां पर हमारा जो तंत्र था वो इतना कमजोर रहा कि वहां पर हमने उसको पूरा पाकिस्तान के हाथ में जाने दिया। हमने श्रीलंका को टोटल चाइना के हाथ में चले जाने दिया। हम नेपाल को देखते देखते, नेपाल में भू स्खलन जब हुआ था तब भारत ने एडिक्वेट मदद की थी, उसके बावजूद हमने आज नेपाल को इस तरफ चाइना और दूसरी तरफ आईएसआई का अड्डा बना दिया। ये हमारी कमी है। देखिए, आप आपको यदि सड़क चलते कुत्ता काट रहा है तो आपको विचार करना होगा कि कुत्ते की क्या व्यवस्था की है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो ये करे। भाई, पाकिस्तान को हम बोलते हैं वो भिखमंगा देश है, उसकी जीडीपी नहीं है, उसका फलाना नहीं है, उसके बावजूद भारत में हर दिन 50 आदमी पकड़े जा रहे हैं जो हम्म पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हम आप एक कंप्लीट तंत्र में देखिए कि क्या भारत में गोपनीय सूचनाएं गली गली ऐसे ही पड़ी घूम रही कि कोई कबाड़ी वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई यूट्यूबर ऐसी गोपनीय सूचना ले लेगा और पाकिस्तान को दे देगा। बहुत जरूरी बात है, लेकिन यही हम होता लेकिन हम जो है बांग्लादेश में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे, जिसके है। साथ हमारा लगभग 550 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है। आप देखो ना, उधर त्रिपुरा से शुरू करके और बिहार तक, मैंने नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करने के बाद बिहार तक खुला सीमा है हमारी इस राज्य के साथ में। हमारा वहां पर हम्म, कोई दखल ही नहीं रह रहा है। अब आप बिल्कुल। देखिए कि अभी भी वहां पर यही स्थिति नेपाल में हो रही। नेपाल में राजशाही समर्थक फिर से तो सक्रिय है वहां, रोज आंदोलन हो रहे हैं। तो आप एक सोचिए तरीके कि से देखा जाए वहां तो पर एक तरीके से देखा जाए तो नेबरहुड पॉलिसी है हमारी, वो पूरी तरीके से फेल है, क्यों अश्विनी? कोलैप्स हमारी जो हमारी देखिए कुणाल, कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है जी कंप्लीटली। जी। हम फॉरेन पॉलिसी फेल है हमारी। जिस प्रकार से हमने ये 49 एमपीज को विदेश में भेजा, हमारे पास क्या आउटपुट है उसका? हम क्या आउटपुट लेके आ रहे हैं? हम्म सब जगह फॉर्मर फॉर्मर पूर्व लोगों से आप मिल रहे हो। आपके जो मिशंस हैं वहां पर, जो हाई कमीशंस हैं या हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो लोग अच्छे लोगों से इस को मिलने देने की कोई व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे। या तो ये सरकार की नीयत खराब थी, उसकी नीयत केवल ऐसी थी कि विपक्ष में इस मामले में कुछ फूट डाल दी जाए। उनकी नीयत हम्म, थी नहीं कि हम ऐसा कुछ करें। बिल्कुल। जी अश्विनी। आप एक हम्म बात समझिए, बांग्लादेश वो मुल्क है जिसमें इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दी बर्थ ऑफ बांग्लादेश।
कि हमने बांग्लादेश को बनाया, हम ये बात पूरी दावे के साथ बनाए। कह सकते हैं। ठीक है हम्म, कुणाल, आप हम्म, समझिए जो हमारा वहां पर पूरा बांग्लादेश का इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली भी, जियो हम्म, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। राइट कुणाल? अब आप हम्म, समझिए कुणाल कि वहां पे शेख हसीना पूरे शी वाज देयर इन बांग्लादेश फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स। ठीक है, हमारी एम्बेसी है वहां पर। अब आप हम्म, बताइए, जो आज पाकिस्तान के प्रति इतना जबरदस्त इंक्लेशन आज बांग्लादेश में दिख रहा है, क्या ये एक ही दिन में हो गया कुणाल? एक ही दिन के अंदर इतना इतना बड़ा, तो कि हमको खबर ही नहीं लगी कि उनके अंदर एक अंडर करंट चल रहा है शेख हसीना के खिलाफ। दूसरी बात कुणाल, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। वी हैव पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हमने सारे वी हैव पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हमने सारा जो पूरा स्टेक था वो शेख हसीना के ऊपर ही लगा दिया। जबकि हमारे 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 को क्या करना चाहिए था, मल्टीपल चैनल्स हमारे पास होने चाहिए थे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश वो कंट्री थी कुणाल, it was the only secular country among all the Muslim nations present in the world. और आज वो नेशन जो है गोइंग क्लोज टू द चाइना, गोइंग क्लोज टू द इन द एफिनिटी ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत ही डेंजर है। किस एक तरीके से कुणाल, इंडिया इज ओपनिंग थ्री, हमारे को थ्री बड़ी कॉल दैट थ्री बॉर्डर का खतरा बन जाएगा। एक तरफ फ्रेंड्स, चाइना हो गया, एक तरफ पाकिस्तान हो बिल्कुल। गया, एक तरफ बांग्लादेश हो गया कुणाल। जबकि आपको हम्म, याद होगा कुणाल, एक कालादान प्रोजेक्ट था, कालादान प्रोजेक्ट था जहां पर हम कनेक्ट, हमें बिकॉज अभी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो खाली चिकन नेक कॉरिडोर से ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने की, नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने सिलीगुड़ी की। के पास। हाँ, सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर है। और हमारे हमने कालादान प्रोजेक्ट किया था ताकि हम जो है चिकन नेक एक कॉरिडोर पे जो अल्टरनेटिव हमारी इंडिया, वो डिपेंडेंस को कम करें, डिपेंडेंसी थ्रू है। बांग्लादेश हम सीधा एंटर कर जाएं वहां पर। अब वो खटाई में पड़ जाएगा, अब हमको म्यांमार का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो कुणाल, ये बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के लिए, बहुत बड़ा। और ये हमारे लिए जियो पॉलिटिकल डेंजर है अगर बांग्लादेश गोज अगेंस्ट इंडिया। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जो हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश बॉर्डर, अभी रिसेंटली वहां पर सॉटीज भी हुई हैं बांग्लादेश एयरफोर्स की। तो हम्म, ये दिस इज क्रिएटिंग अ डेंजर टू इंडिया। तो हमारे को, आई थिंक, हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत असर्टिव करना पड़ेगा। और फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी इंटरलिंक्ड होती है कुणाल। आज जो भारत की एक इमेज है, आप समझिए, जो नेहरू ने, गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, अभी रिसेंटली उनकी डेथ एनिवर्सरी, अभी जो 27 हाँ, तो आप समझिए नेहरू कि जी। एक बहुत हाँ, तो अभी क्या था कुणाल, आप जो एक हमारी लेगेसी थी कि भारत को लोग देते थे, भारत एक सेकुलर मुल्क है, वो लेगेसी कहीं ना कहीं कुणाल डेंट हो रही है जब हम अपने ही लोगों के साथ गलत करते हैं। आप सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, कैबिनेट रैंक का आदमी कर्नल सोफिया के ऊपर कमेंट कर देता है। आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर आप? वही तो मैं अश्विनी कह रहा था कि वो मतलब वो जो पूरी पार्टी है उनकी विचारधारा नफरत की थोक विक्रेता बनती जा रही है। पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि एक तरफ मतलब आप देखिए फॉरेन, अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भाषणबाजी से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो सांप के बिल में होगा तो हम बिल से खींच के मारेंगे। पता नहीं किस किस्म की रिटोरिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मजबूत चीजें हैं, तो जो क्या पता जो नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें, उन पर बात ही नहीं हो रही। अब आपको बताएं, ये तो ठीक है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारे जो हिमंता शर्मा विश्वास हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे एक चिकन नेक पर यदि बांग्लादेश निगाह डालेगा तो हम उसके दो चिकन नेक हैं, दोनों पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है। तो अब वाह भाई वाह। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है। भाई क्या क्या हम घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के पीट देंगे, हम हौंक देंगे। मुझे लगता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम कट वाली बात जो है, वो इस पे हम्म, होती है। हमारा डर इतना बड़ा होना चाहिए। इंदिरा गांधी का डर इतना बड़ा हो गया था कि कोई आसपास की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है। हम्म, हमने डर तो बनाया नहीं। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट वाली, अब आप हम्म, ईमानदारी बात देखिए कि हमने उस समय भी बोला कि हमने बहुत सारे आतंकवादी मार दिए हैं। निश्चित मार दिए होंगे, लेकिन हुआ क्या था? हमारा एक जहाज गिरा था, हमारे आदमी को पकड़ा था। और सबसे बड़ी चीज है कि आप हमारे ही एयरफोर्स ने मिसाइल मार के
हमारा ही एक हेलीकॉप्टर को मार दिया था जिसमें हमारे 27 जवान मर गए थे। इसी प्रकार की स्ट्रेटेजिक गलती जो एयरफोर्स की कमजोरी की अभी हुई, सीडीएस ने और क्या बोला यही बोला। कि नुकसान हुआ है, और 2 दिन बिल्कुल। हमारे जहाज उड़े नहीं, फिर हमने रिटेलिएट किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यही कहा है कि 2 दिन तक तो एयरफोर्स ग्राउंड हम, पे रही। हाँ, ये वाज ऑन द ग्राउंड, है ना। अब आप बताइए कि हम तो भी हम घुस के मार रहे, हम ये कर रहे। आपके घुस के मारने की कीमत कौन चुकाता है? पुंछ। आपके घुस के मारने की कीमत चुकाता है रजौरी, बिल्कुल। है ना। इस आपके पर घुस के मारने की कीमत होता है चरखी दागदी का गोविंद राम, जो लेबर था, जिसके ऊपर रफाइल गिर गया था तो मर गया था वो बठिंडा के हम्म, पास। तो हम हम क्या है कि गली के गुंडों टाइप बिहेव कर रहे हैं। हमारा प्रिवेंटिव सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। भाई आप बताइए ना, आज 1.5 महीने होने को आ गया, पहलगाम में 300 किलोमीटर दूर बॉर्डर से लोग कैसे घुस के आ गए। जिन लोगों ने हत्याकांड किया वो आज की तारीख तक नहीं पकड़े गए। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। बिल्कुल। हाँ, आप किस किस को घुस के मारोगे भाई? बिल्कुल साफ बताइए कि आपके घर में 1 लीटर दूध आया और आपने अपना लीटर दूध का भगोना चबूतरे पे धर दिया, और बिल्लिया पी गई, उसके बाद में आप हल्ला करो बिल्ली की कैसे हिम्मत हुई मेरा दूध पी गई। अरे भाई, दूध तुमको संभाल के रखना होगा ना, बॉर्डर को तो आपको सुरक्षित रखना होगा ना। हमने अपने बॉर्डर को सुरक्षित ही नहीं रखा है। और फिर हमारी इंटरनल सिस्टम इतना कमजोर है कि 98 छाप टाइप का कोई आदमी जो है, जो कूड़ा बीन रहा है, कबाड़ी बन रहा है, वो सब के पास में देश की गोपनीय जानकारी है, और देश की गोपनीय जानकारी वो पाकिस्तान को भी भेज रहे हैं। तो हमारी एक तो गोपनीय जानकारी यहाँ किस टाइप की है बिल्कुल कि सही बात हम है, लोग निश्चित केवल रूप से नफरत ये तो होता फैलाने है। के लिए कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, यही है। मैं ताकि ये जैसे कि पता अभी चल। आपको एक घटना बता रहा हूँ। जी जी। गाजियाबाद जिले में पिछले हफ्ते एक गांव में ऐसा कहा गया कि कुछ पुलिस वाले गए और हम्म। वहां के हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गए, और उन हिस्ट्री सीटर के लोगों ने उस पुलिस वाले को गोली मार दी, नोएडा की पुलिस की। हाँ, ये नोएडा हम्म। में हुआ है, बेचा, बिल्कुल अभी इंसिडेंट। बेचारा, नहीं नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में नोएडा की पुलिस की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब इसमें, अब आप देखिए, उन्होंने बोला कि पुलिस बल गया था वहां फलाने फलाने निगरानी शुदा बदमाश को पकड़ने। अब नोएडा का पुलिस बल यदि गाजियाबाद गया था तो जीपी हम्म। पर गया होगा ना। जब सिपाही को गोली लगी तो जो वीडियो सामने, उसमें लग रहा है कि सिपाही को तो जो ये फटफटी होती है, टेम्पो होता है ना, विक्रम, उसमें लाद के अस्पताल ले जा रहे हैं। बाकी आपके पुलिस वाले भाग गए थे। बाकी आपकी गाड़ियां कहाँ चली गई थी जिसमें आप आए थे? जब आप लॉजिक पे बात करने लगते हैं तो समझ में आता है कि ये सब झूठी स्टोरीज बना रहे हैं हम लोग। ये जो हमारा पूरा खुफिया और पुलिस तंत्र झूठ पे टिक गया है ना, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके कारण क्या होता है कि जो सही घटनाएं होती है, सही वाकये होते हैं, वो छुप हम्म। जाते हैं। जैसे अभी बिल्कुल। अमेठी की खबर आ रही थी, दरोगा जी फोन कर रहे हैं किसी को कि अरे पंडित मेरे सामने बैठा है, इसको बंद करना है, एक कट्टा लिया। आजकल हर दिन दूसरे तीसरे दिन वीडियो सामने आते हैं, पुलिस वाले कैसे दौड़ के कट्टा लिए आदमी को पकड़ रहे हैं। हमको दिख रहा है कि ये ठीक है। फैब्रिकेटेड है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जासूस पकड़ने से लेके कट्टा चलाने तक जो ये छद्म झूठे मुकदमों की जो तफसील है, ये हमारे देश की आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को खतरा है। और फिर यही बात है कि हम लोग जो झूठी कहानियां सुना रहे हैं, वो झूठी हम्म। कहानियों के कारण हम सच्ची ईमानदारी का जो हमारे सामने चुनौती है, हम उसका सामना ही नहीं कर पा रहे। हमारे बिल्कुल। एयरफोर्स के सामने चुनौतियां हैं, आप समझने को तैयार नहीं। हाँ, अभी एयर हम चीफ मार्शल ने कहा भी था कि हमारे पास ये जो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, और जो सरकार है वो बार बार डिले कर रही है इनको लेकर के, और सरकार दावे कुछ और कर टैक्टिकली, रही है। है ना, हमने अपनी आकाश मिसाइल को किसको बेचना शुरू किया? क्रोएशिया को। क्रोएशिया को जैसे ही आपने बेचा तो आपके संबंध इधर तुर्की से और इधर अजरबैजान से खराब हो गए। आपने कितना कमा लिया उस कुछ मिसाइलों को बेचकर, जो आपने दो देशों का संबंध खराब कर दिया आपने। निश्चित रूप से फॉरेन पॉलिसी ही गड़बड़ है। और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी भी नहीं,
आंतरिक जो पॉलिसी है वो भी गड़बड़ है, और हमारी इसीलिए नियत जो पे है शक है। बिल्कुल। नियत, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या एक फौजी ऑपरेशन हो रहा है, हम्म आपने कभी देखा दुनिया में, भारत में, कि फौजी ऑपरेशन का लोगो बना दिया, हम्म। लोगो डिजाइन किया गया? कर्नल बिल्कुल। कुरैशी और व्योमिका सिंह जो हैं, वो कहीं हम्म इस पूरे ऑपरेशन में शामिल नहीं थी, लेकिन इंटेंशनली उनको केवल एज ए स्पोक पर्सन सामने पेश करने का आपकी मेंटेलिटी क्या थी? क्योंकि आप उसका फर्दर पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहते थे। भोपाल में कल नरेंद्र मोदी की रैली हुई, पूरे सड़कों पे 1000 होर्डिंग लगाए गए व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी के, जबकि ईमानदारी की बात है कि ये इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है। आप सेना ही नहीं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी का बगैर अनुमति के इस प्रकार से प्रचार के लिए, राजनीतिक दल के इस प्रचार के लिए नहीं लगा सकते हैं। पर इनको किसकी अनुमति की चिंता है और किस कानून की चिंता है, किस किस अवैध चीज की चिंता है? कानून भी यही है, वैध अवैध भी यही है, सुप्रीम है, और लगता ही नहीं कि देश में कोई कानून का शासन भी है पंकज जी। इसका ये तो आप बात ही देखिए ना, बेमानी कल उन लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में फौज की कार्रवाई क्रिटिसाइज करते हुए ट्वीट कर दिया, बीजेपी ने ऑफिशियली। फिर जब उनको हाँ लगा गलती हो गई तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। भिंडरावाला का समर्थन कर दिया एक तरीके से देखा जाए यस, तो तो। ये इन लोगों का नीति और नियत दोनों पे शक है। इसीलिए बहुत अच्छे काम होते हैं तब भी एक बार शक होने लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है पंकज जी, इस बातचीत को यही खत्म किया जाए। थैंक यू।